अगर आपके एग्जामिनेशन में समय कम बचा है तो यह वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है, क्योंकि इसमें प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए सारे प्रश्न पॉलिटी से रिलेटेड करवाए गए हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फायर में। तो चलो शुरू करते हैं। पहले प्रश्न से, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो आंसर है 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में कुल सदस्य प्रारंभ में कितने थे? 389। संविधान सभा के अंतिम सदस्य कितने बचे? 299। संविधान सभा निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान निर्माण की कुल लागत कितनी थी? लगभग 64 लाख रुपए। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ था? प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से। भारत के संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई? संविधान भवन, नई दिल्ली में। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। भारत के संविधान को किस प्रकार का कहा जाता है? संघीय स्वरूप वाला संसदीय लोकतंत्र। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित किया गया है? संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? 42वें संशोधन 1976 द्वारा। प्रस्तावना में अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? 42वें संशोधन द्वारा 1976 में। संविधान की प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, किसने कहा? N.K. पियाल ने। भारतीय संविधान किस प्रकार का है? लिखित संविधान। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। यह कथन सही है या गलत? सही। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद प्रारंभ में थे? 395। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां प्रारंभ में थी? तो 8। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 470। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रस्तावना का उल्लेख है? किसी अनुच्छेद में नहीं, परंतु यह संविधान का अंग है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, किस निर्णय में कहा गया? केशवानंद भारती केस 1973 में। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, किसने कहा था? बेरेबरी केस 1960 में। संविधान सभा का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान। संविधान सभा के कितने सदस्य देशी रियासतों से आए थे? तो 93। संविधान सभा की कार्यवाही किस भाषा में चलती थी? हिंदी और अंग्रेजी। संविधान सभा की बैठकें कुल कितने दिन चली? 165 दिन। संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? 7। संविधान सभा में सबसे युवा सदस्य कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, के.टी. शाह। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। संविधान सभा के संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रधान वास्तुकार किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के कितने सदस्य कानून विशेषज्ञ थे? लगभग 30 सदस्य। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने क्या किया? राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में कुल समितियां कितनी बनी थी? 22। संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर। संविधान सभा में संविधान की आधिकारिक भाषा किसे चुना गया? हिंदी। संविधान सभा का नेतृत्व किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में सबसे बड़ा योगदान किसका था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
भारतीय संविधान किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया? 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान किस तिथि से लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35 तक। मूल अधिकार किस भाग में आते हैं? भाग 3 में। भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने मूल अधिकार थे? 7। वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6। संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? विधिक अधिकार। संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकारों के समूह हैं? 6। समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 29 और 30। संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32। समानता का अधिकार किस आधार पर रोकता है? धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान। समानता के अधिकार का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अमेरिका। अधिकारों की सूची का विचार भारत ने कहां से लिया है? अमेरिका। संविधान में अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? रोजगार में समान अवसर। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन। स्वतंत्रता का अधिकार कितने उप अधिकारों से मिलकर बना है? 6। अनुच्छेद 19 क्या देता है? भाषण, अभिव्यक्ति, सभा, संगठन, संचलन, निवास व पेशे की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21A क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से जोड़ा गया? 66वां संशोधन 2002 में। अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? मानव तस्करी और जबरन मजदूरी का निषेध। अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? कारखानों में बालकों के रोजगार का निषेध। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में आता है? 25 से 28। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर न लगाना। अनुच्छेद 28 शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन कौन से रिट जारी की जा सकती है? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो, सर्टियोरारी। रिट जारी करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। हैबियस कॉर्पस का अर्थ क्या है? शरीर को प्रस्तुत करो। मैंडेमस का अर्थ क्या है? आदेश देना। प्रोहिबिशन का अर्थ क्या है? रोक लगाना। क्वो वारंटो का अर्थ क्या है? किस अधिकार से? सर्च्योरी का अर्थ क्या है? अभिलेख मांगना। संवैधानिक उपचार का अधिकार किस आधार पर सीमित किया जा सकता है? आपातकाल के आधार पर। संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 301। अनुच्छेद 301 किस संशोधन से जोड़ा गया? 44वां संशोधन 1978 में। संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित है? अमेरिका। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दिए गए हैं? भाग 4 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 36 से 51 तक। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का स्रोत किस देश से लिया गया है? आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की किस विशेषता के रूप में जाना जाता है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में बाध्यकारी है या नहीं?
बाध्यकारी नहीं है, केवल मार्गदर्शक है। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का दायित्व किस पर है? राज्य पर। अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है? नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा। अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्वों का स्वभाव। अनुच्छेद 38 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अनुच्छेद 39 सम्मान नागरिक संहिता, पुरुषों और महिलाओं को सम्मान अधिकार, संपत्ति का समान वितरण। अनुच्छेद 39A न्याय प्राप्ति हेतु निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 ग्राम कार्य का अधिकार, शिक्षा और बेरोजगारी की स्थिति में सहायता। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है? काम की उचित व मानवीय परिस्थितियां और मातृत्व राहत। अनुच्छेद 43 कामगारों को जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी। अनुच्छेद 43A उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 44 सम्मान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और देखभाल। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की रक्षा। अनुच्छेद 47 नशाबंदी और स्वास्थ्य स्तर में सुधार। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48A पर्यावरण और वन्य जीवन की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय है या अपरिवर्तनीय? अपरिवर्तनीय है। नीति निर्देशक तत्व किसके द्वारा लागू किए जा सकते हैं? सरकार की नीतियों और कानूनों द्वारा। नीति के निर्देशक तत्व को किसने संविधान की आत्मा कहा है? के.टी. शाह ने। नीति निर्देशक तत्व किसका दर्पण माने जाते हैं? संविधान के आदर्शों का। राज्य समाजवाद का विचार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 39B किससे संबंधित है? संपत्ति और संसाधनों का समान वितरण। अनुच्छेद 39C किससे संबंधित है? आर्थिक व्यवस्था में केंद्रीकरण की रोकथाम। अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? सहकारी समितियों का प्रोत्साहन। नीति निर्देशक तत्व संविधान में कब शामिल किए गए? 1950 से। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा किस स्थिति में लागू माने जा सकते हैं? जब कोई कानून नीति निर्देशक तत्वों के अनुरूप हो। किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत की स्थापना का निर्देश है? अनुच्छेद 40। सम्मान नागरिक संहिता का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 44। नीति निर्देशक तत्वों को किस संशोधन से और सशक्त बनाया गया? 42वां संशोधन 1976 में। अनुच्छेद 43 में जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर और स्वास्थ्य सुधार। अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संशोधन 1976। अनुच्छेद 43A श्रमिक भागीदारी किस संशोधन से जोड़ा गया? 42वें संशोधन से। अनुच्छेद 39A निःशुल्क विधिक सहायता किस संशोधन से जोड़ा गया? 42वां संशोधन। अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों से संबंधित संशोधन कब किया गया? 57वां संशोधन 2011 में। नीति निर्देशक तत्वों का पालन करना किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संवैधानिक विचार से प्रेरित है? आयरलैंड। अनुच्छेद 50 क्यों महत्वपूर्ण है? न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए। अनुच्छेद 51 का उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग। नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के राज्य की परिकल्पना करते हैं? कल्याणकारी राज्य। नीति निर्देशक तत्व क्या है? राज्यों को शासन हेतु मार्गदर्शन देने वाले सिद्धांत। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस भाग में है? भाग 4A में। मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 51A। मूल कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए? 42वें संशोधन से। मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? स्वर्ण सिन्हा समिति। प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन से 2002 में। 11वां मूल कर्तव्य क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना। मूल कर्तव्य किस देश से प्रेरित है? सोवियत संघ, USSR। अगला प्रश्न है मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए कौन जिम्मेदार है?
प्रत्येक नागरिक। अनुच्छेद 51A क्या कहता है? संविधान का पालन करना और राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करना। अनुच्छेद 51A स्वतंत्रता संग्राम में प्राप्त आदर्शों का पालन करना। 51A भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। 51A देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा करना। 51A भारत की विविधता में एकता को बनाए रखना। 51A हमारी मिश्रित संस्कृति की विरासत की रक्षा करना। 51A प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। 51A वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और सुधार की भावना विकसित करना। 51A सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। 51A व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करना। 51A 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना। मूल कर्तव्य बाध्यकारी है या नहीं? बाध्यकारी नहीं है, परंतु नैतिक दायित्व है। मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं या नहीं? प्रत्यक्ष रूप से नहीं किए जा सकते। किस न्यायालय ने कहा कि मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए आवश्यक है? उच्चतम न्यायालय ने। स्वर्ण सिंह समिति ने कितने कर्तव्य सुझाए थे? 8। 42वें संशोधन में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 10। 66वें संशोधन द्वारा कौन सा कर्तव्य जोड़ा गया? बच्चों की शिक्षा से संबंधित। मूल कर्तव्यों की सूची संविधान की किस अनुसूची में है? किसी भी अनुसूची में नहीं है। मूल कर्तव्य किस प्रकार के अधिकारों के पूरक हैं? मौलिक अधिकारों में। मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस रिपोर्ट में किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति रिपोर्ट। मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4A में रखे गए? 42वें संशोधन द्वारा। भारत के मूल कर्तव्य किस प्रकार के मूल्य दर्शाते हैं? नैतिक और नागरिक मूल्य। मूल कर्तव्यों का उद्देश्य क्या है? नागरिकों में जिम्मेदारी और राष्ट्रीय भावना पैदा करना। अगला प्रश्न है, नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य आवश्यक है, यह किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने। 66वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A में। मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए किस प्रकार के कानून बनाए जा सकते हैं? संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा। मूल कर्तव्यों की अनदेखी पर क्या दंड मिल सकता है? संसद या राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार दंड मिल सकता है। कौन सा कर्तव्य पर्यावरण से संबंधित है? अनुच्छेद 51A। कौन सा कर्तव्य विज्ञान और मानवतावाद से संबंधित है? अनुच्छेद 51A। कौन सा कर्तव्य राष्ट्रगान और ध्वज के सम्मान से जुड़ा है? अनुच्छेद 51A। कौन सा कर्तव्य भारतीय संस्कृति की रक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद 51A। कौन सा कर्तव्य राष्ट्रीय एकता से संबंधित है? अनुच्छेद 51A। कौन सा कर्तव्य शिक्षा से संबंधित है? 51A। मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे? 1976 में। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य कितने हैं? करंटली 11। मूल कर्तव्य किससे प्रेरित होकर लाए गए हैं? यूएसएसआर, सोवियत संघ से। मूल कर्तव्य किस प्रकार के राज्य की परिकल्पना करते हैं? जिम्मेदार और जागरूक नागरिक समाज। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकारों का क्या संबंध है? पूरक संबंध है। मूल कर्तव्य किसके लिए लागू होते हैं? केवल भारतीय नागरिकों पर। मूल कर्तव्यों को संविधान में किस प्रकार की गाइडलाइन माना जाता है? नैतिक और नागरिक आचरण की गाइडलाइन। भारतीय संविधान किस प्रकार का संघ स्थापित करता है? राज्यों का संघ। भारत का संघीय ढांचा किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में भारत को किस नाम से संबोधित किया गया है? भारत अर्थात इंडिया। भारत कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है? 2023 तक है आपका 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 3। संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? 97। राज्य सूची में 66 विषय है। समवर्ती सूची में 47 विषय है। केंद्र और राज्य सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 11 में। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सूची पर कानून बना सकता है? अनुच्छेद 249।
संसद किस स्थिति में राज्य सूची पर कानून बना सकती है? राष्ट्रीय हित में राज्यसभा की अनुमति से। अगला प्रश्न है, संसद आपातकाल की स्थिति में किस सूची पर कानून बना सकती है? राज्य सूची में। केंद्र और राज्य के बीच विवादों का निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356। केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्गठन करने हेतु कौन सी प्रमुख समिति थी? सरकारी आयोग समिति 1983 में। पंचायती राज के अनुशंसा किस समिति ने दी थी? बलवंत राय मेहता समिति। केंद्र राज्य संबंध में जस्टिस राजमन्नार समिति किस राज्य ने गठित की? तमिलनाडु ने। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 280। वित्त आयोग कितने वर्षों के अंतराल पर गठित होता है? प्रत्येक 5 वर्ष बाद। भारत का पहला वित्त आयोग कब गठित हुआ? 1951 में। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 263। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस सिफारिश पर की गई थी? सरकारी आयोग की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 155। राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का। राज्यपाल की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष। राज्यपाल को हटाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। केंद्र राज्य संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? विधायी और प्रशासनिक संबंध। संघ सूची में कौन से विषय प्रमुख हैं? रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा, संचार। राज्य सूची में कौन से विषय प्रमुख हैं? पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य। संवर्ती सूची में शिक्षा, विवाह, दिवालियापन, श्रम। अगर केंद्र और राज्य के कानून में टकराव हो तो किसका कानून मान्य होगा? केंद्र का। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को राज्य के कानून रोकने की शक्ति है? अनुच्छेद 201 में। अनुच्छेद 262 किससे संबंधित है? अंतर्राज्यीय जल विवाद। अंतर्राज्यीय जल विवाद निपटाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। अंतर्राज्यीय जल विवाद निपटाने हेतु पहला न्यायाधिकरण कब बना? 1969 में। कावेरी जल विवाद। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है? राष्ट्रपति। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। दिल्ली का प्रशासन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 239 ए। केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 8। भारत का संविधान किस प्रकार के संघ को मान्यता देता है? अटल संघ। संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 3। भारत का कौन सा राज्य सबसे पहले भाषाई आधार पर बना? आंध्र प्रदेश 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 1953 में। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता किसने की? फजल अली ने। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? 1956 में। 1956 के पुनर्गठन अधिनियम द्वारा भारत में कुल कितने राज्य बने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। भारत की संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। संसद का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 5। संसद से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद 79 से 122 तक। भारत की संसद का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है? जनसभा, हाउस ऑफ द पीपल। राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? परिषद सभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद भवन किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली। संसद भवन का निर्माण किसने करवाया? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 552। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250। लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं? तो ये होते हैं 2, जिनको हम एंग्लो इंडियन बोलते हैं। लेकिन 104th जो आपका अमेंडमेंट था 2019, उससे ये समाप्त कर दिए गए थे। तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पढ़ते हो ऊपर कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो आपने पढ़ा 552। लेकिन जब 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया तो अब जो सदस्यों की जो संख्या है वो 550 रह गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं?
तो ये होते हैं 12 और 2 लोकसभा में जो कि हटा दिए गए हैं 2019 के 104th अमेंडमेंट से। नेक्स्ट है राष्ट्रपति राज्यसभा में किस आधार पर सदस्यों को नामित करता है? तो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में विशेष योगदान से। नेक्स्ट है लोकसभा के सदस्य सीधे किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं। और राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो ये राज्यों की विधानसभा द्वारा, जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्स इलेक्शन या प्रॉक्स चुनाव। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? स्थायी सदन प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है या नहीं? बिल्कुल नहीं, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह एक स्थायी सदन है। लेकिन जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि स्थायी सदन प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो ये करते हैं लोकसभा सदस्य। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा सदस्य। संसद का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 मई 1952 में। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी मीरा कुमार। और पहले जो अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर। संसद का बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री। बजट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है आर्टिकल 112। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो ये केवल लोकसभा में। धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो अधिकतम 14 दिन तक। राज्यसभा किस प्रकार के विधेयक पारित नहीं करती? तो ये होता है धन विधेयक। और कौन सा ऐसा विधेयक होता है, सॉरी, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये कौन बताता है? ये बताते हैं लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये किसी भी सदन में। लोकसभा में प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 1 आवर। शून्यकाल की शुरुआत किसने की? तो ये की थी इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1962 में। राज्यसभा को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त स्तर किस अनुच्छेद में है? तो ये है आर्टिकल 108 में। संसद में सबसे शक्तिशाली सदन कौन सा है? तो वो होता है लोकसभा। राज्यसभा का स्थायी स्वरूप किस देश से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। लोकसभा का चुनाव किस प्रणाली से होता है? तो सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार द्वारा। भारतीय संसद के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु लोकसभा की क्या है? तो ये होती है 25 वर्ष। भारतीय संसद के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु जो होती है वो होती है 30 वर्ष। संसद सदस्य की शपथ कौन दिलाता है संसद सदस्यों को? तो ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। संसद सदस्य की अयोग्यता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है आर्टिकल 102 में। संसद सदस्य को अयोग्य ठहराने का अधिकार किसके पास है? तो यह है राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह पर। संसद में भाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह है आर्टिकल 120 में। संसद की कार्यवाही किस भाषा में चलती है? तो ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। संसद का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो प्रत्येक सदन का अध्यक्ष या उसका सभापति। संसद का अधिवेशन कितने समय के भीतर होना चाहिए? तो 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का प्रमुख होता है? तो नाम मात्र का प्रमुख है जिसको हम बोलते हैं नामधारी कार्यपालिका। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? तो प्रोक्ष चुनाव द्वारा। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? तो विधान परिषद के सदस्य। राष्ट्रपति चुनाव किस मतदान पद्धति से होता है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जिसको हम बोलते हैं STV। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो 35 ईयर। राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति किसका सदस्य होना चाहिए? लोकसभा हेतु 70। राष्ट्रपति का कार्यकाल
कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का। राष्ट्रपति को कितनी बार चुना जा सकता है? तो कितनी ही बार उसको चुन सकते हैं? असीमित बार, अनलिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन कितने सांसदों और विधायकों के समर्थन से होना चाहिए? कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। राष्ट्रपति का निर्वाचन विवाद कौन देखता है? तो ये देखता है सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। यदि मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध ना हो तो राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 54 में। और राष्ट्रपति की योग्यता आर्टिकल 58 में। और राष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 56 में। राष्ट्रपति पद की जो शपथ है वो आर्टिकल 60 में है। राष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख है आर्टिकल 59 में। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन है 5 लाख पर मंथ। राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले इस्तीफा किसे दिया जाता है? तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है? तो यह है आर्टिकल 61 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो वो लगाया जा सकता है संविधान के उल्लंघन करने पर। महाभियोग प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति के रिक्त पद पर कौन कार्य करता है? तो उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति भी अगर उपलब्ध ना हो तो राष्ट्रपति पद संभालता है मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति के अस्थायी अनुपस्थिति में कार्य करता है उपराष्ट्रपति। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले निर्वाचित उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने 2 बार पद संभाला था? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 1950 से 1962 तक रहे थे। महिला राष्ट्रपति कौन थी जो पहली राष्ट्रपति थी? वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अनुसूचित जाति से पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे के.आर. नारायणन। मुस्लिम राष्ट्रपति कौन 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 रहे थे? तो इसमें थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन, अली अहमद, एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो ये है आर्टिकल 123 में। अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 6 मंथ। अध्यादेश किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों में। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो आर्टिकल 352। राष्ट्रपति शासन राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो आर्टिकल 356। और वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 360। राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का कौन होता है? तो सर्वोच्च सेनापति। राष्ट्रपति को क्षमा याचना का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 72। राष्ट्रपति क्षमा का अधिकार किन अपराधों पर लागू होता है? तो मृत्युदंड व केंद्रीय कानूनों से जुड़े अपराध। राष्ट्रपति का कार्यकाल कहाँ स्थित है? कार्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। राष्ट्रपति भवन का निर्माण किसने कराया था? तो लॉर्ड इरविन, जो वास्तुकार एडविन लुटियंस थे। राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर नए चुनाव कितने महीनों के भीतर होना चाहिए? तो विद इन 6 मंथ। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का। उपराष्ट्रपति का वेतन किस पद से मिलता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत होता है? तो केवल राज्यसभा में। भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो यह है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। यहाँ पर नोट कर लेना कि प्रधानमंत्री की अपॉइंटमेंट होती है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष लोकसभा हेतु पात्र, क्योंकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होना जरूरी है। प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है? नहीं, राज्यसभा का भी हो सकता है। प्रधानमंत्री का पद किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो आर्टिकल 75 में। प्रधानमंत्री का वेतन किस मद से आता है? समेकित कोष से। प्रधानमंत्री किस प्रकार की कार्यपालिका है? तो वास्तविक कार्यपालिका। प्रधानमंत्री को किस नाम से भी जाना जाता है? तो मंत्रिपरिषद का प्रमुख। मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी
किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 75(3) में। मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? तो इसमें होते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार सहित बिना उपमंत्री। मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार कितना हो सकता है? लोकसभा की कुल संख्या का 15%। 91st अमेंडमेंट 2003 द्वारा ये निर्धारित किया गया था। प्रधानमंत्री के इस्तीफे पर क्या होता है? तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। मंत्रिपरिषद का सबसे शक्तिशाली अंग कौन है? तो ये है कैबिनेट। कैबिनेट बैठक कौन बुलाता है? तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का पद किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, 17 वर्ष तक। और सबसे कम टाइम के लिए कौन रहे थे प्रधानमंत्री? तो ये थे गुलजारी लाल नंदा, जो कि सिर्फ 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी इंदिरा गांधी। गैर कांग्रेसी पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे मोरारजी देसाई। कार्यवाहक प्रधानमंत्री कितने बने हैं? तो ये 2, गुलजारी लाल नंदा और एच.डी. देवगौड़ा। राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे इंदिरा गांधी। राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी थे एच.डी. देवगौड़ा। और लोकसभा का विश्वास मत कौन प्रस्तुत करता है? ये करते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? जब तक लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ये ब्रिटेन से ली गई है। मंत्रिपरिषद की बैठक कितनी बार होती है? तो आवश्यकता अनुसार नियत अंतराल कोई नहीं है। कैबिनेट की गोपनीयता किस प्रकार सुरक्षित रहती है? तो मंत्री जिम्मेदार होते हैं, परंतु चर्चा गोपनीय रहती है। यदि कोई मंत्री कैबिनेट के निर्णय से असहमत हो तो क्या करना चाहिए? तो इस्तीफा देना होगा। प्रधानमंत्री को हटाने का तरीका क्या है? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होना। अविश्वास प्रस्ताव के लिए कितने सांसदों का समर्थन चाहिए? कम से कम 50। अविश्वास प्रस्ताव केवल कहाँ लाया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में। क्या प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होते हुए लोकसभा में बोल सकता है? हाँ। प्रधानमंत्री संसद का कौन सा सदस्य ना भी हो तो कितने महीनों तक पद पर रह सकता है? तो अधिकतम 6 माह तक। यदि प्रधानमंत्री 6 मंथ तक संसद का सदस्य ना बन सके तो क्या होगा? तो उसे पद छोड़ना होगा। मंत्रिपरिषद और कैबिनेट में क्या अंतर है? मंत्रिपरिषद बड़ा निकाय है और कैबिनेट छोटा शक्तिशाली समूह है। कैबिनेट मंत्रियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 15 से 20। मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद में किस प्रकार की जिम्मेदारी होती है? तो सामूहिक जिम्मेदारी। किसी मंत्री के कार्य का उत्तर किसे देना होता है? तो पूरी मंत्रिपरिषद को। प्रधानमंत्री को हाउस का नेता किस सदन में माना जाता है? जिस सदन का वो सदस्य हो। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को मान्यता देने का अधिकार किसके पास है? तो लोकसभा अध्यक्ष के पास। कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? कैबिनेट सचिव। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किन्हें नियुक्त करता है? तो मंत्री, अटॉर्नी जनरल, चुनाव आयुक्त एटसेट्रा। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल किस पर निर्भर करता है? तो लोकसभा के विश्वास पर। प्रधानमंत्री प्रथम सम्मान व्यक्तियों में प्रथम है, यह किसने कहा? यह कहा था इवेलिन वार्कर ने। भारत के किस प्रधानमंत्री ने सबसे कम उम्र में पद ग्रहण किया था? तो ये थे राजीव गांधी, जो कि 40 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री का कार्य क्या है? सरकार का संचालन, मंत्रियों का समन्वय और राष्ट्रपति को सलाह देना। भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? 2, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद का गठन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 79। संसद में कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है? जनप्रतिनिधि सदन। राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यों की परिषद। संसद का सर्वोच्च अधिकारी कौन है? तो राष्ट्रपति। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल किन परिस्थितियों में बढ़ाया जा सकता है? तो आपातकाल की स्थिति में। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है? अधिकतम 1 वर्ष, वो भी आपातकालीन अवधि में। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? स्थायी सदन है, भंग नहीं होता है, तो इसके जो है 1/3
जो सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष में कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? तो 1/3। और लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या है वो कितनी है? वो है 550। पहले होती थी 552, 2019 के बाद अब 550 है। लोकसभा में वर्तमान समय में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 545, 543 जो निर्वाचित प्लस 2 जो होते हैं वो नामित थे। लोकसभा में 2 सदस्य किस समुदाय से नामित होते हैं? एंग्लो इंडियन। अब 104th अमेंडमेंट से 2019 में उनको हटा दिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? तो 12। और राज्यसभा में वर्तमान कुल सदस्य जो हैं वो 245 हैं। राज्यसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति किस आधार पर नामित करता है? तो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष योगदान हेतु। ये क्वेश्चन आप ऊपर भी पढ़ चुके हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। और संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं वो होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? तो साधारण विधेयक पर मतभेद होने पर। संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक होती है या नहीं? तो नहीं होती है। धन विधेयक पर संयुक्त बैठक होती है? नहीं होती है। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत होता है? तो केवल लोकसभा में होता है। संसद के दोनों सदनों की बैठक कहाँ होती है? तो संसद भवन, नई दिल्ली में। संसद का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 13 मई 1952 में। संसद की अधिकतम बैठकें कितनी होनी चाहिए? तो साल में कम से कम 2 और 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। संसद का बजट अधिवेशन किस महीने में होता है? तो फरवरी मंथ में होता है। संसद का शीतकालीन अधिवेशन किस महीने में होता है? तो नवंबर और दिसंबर में होता है। और संसद का मानसून जो सत्र है वो किस महीने में होता है? वो होता है जुलाई और अगस्त में। संसद के सत्र को बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति बुलाते हैं। संसद का पहला सत्र किसे कहा जाता है? तो बजट सत्र। और संसद की कार्यवाही की भाषा कौन सी है? तो इंग्लिश और हिंदी। संसद की कार्यवाही की प्रामाणिकता किस भाषा में होती है? तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। लोकसभा में अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्य। राज्यसभा में सभापति कौन होता है? तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का उपसभापति कौन चुनता है? तो राज्यसभा सदस्य। संसद की कार्यवाही में प्रश्नकाल कब होता है? तो सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। प्रश्नकाल में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार कितने होते हैं? तो 3, जिसको हम सितारा, असितारा और लघु नोटिस कहते हैं। संसद में शून्यकाल की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1962 में। शून्यकाल का समय कितना होता है? तो प्रश्नकाल के बाद 1 घंटा। लोकसभा में कोरम की नियुक्ति न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो कुल सदस्यों का 1/10 जो भाग होता है वो। और राज्यसभा में कोरम की न्यूनतम संख्या वो भी होती है कुल सदस्यों का 1/10। संसद में किसी मंत्री का उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? तो संसद के प्रति। संसद में किसी विधेयक को कितने पठन से पारित किया जाता है? तो 3। संसद में वित्त विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? तो केवल वित्त मंत्री। राष्ट्रपति संसद को अधिकतम कितने समय तक स्थगित कर सकता है? तो 6 माह तक। संसद में किसी विधेयक को पारित करने के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत सामान्य विधेयक हेतु। संसद के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो ये होते हैं महासचिव। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? क्या क्या बोलते हैं हम उसको? तो बोलते हैं स्पीकर। स्पीकर का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य। स्पीकर का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के कार्यकाल तक। स्पीकर को कौन हटाता है? लोकसभा विशेष बहुमत से। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन किससे निर्धारित होता है? तो संसद से। अध्यक्ष का वेतन किस पर भार होता है? भारत की संचित निधि पर। स्पीकर के पद से इस्तीफा किसे दिया जाता है? तो उपाध्यक्ष को। स्पीकर की अनुपस्थिति में लोकसभा की कार्यवाही कौन संचालित करता है? तो उपाध्यक्ष। लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा सदस्य। उपाध्यक्ष का इस्तीफा किसे दिया जाता है? स्पीकर को। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 93 में। अध्यक्ष को हटाने हेतु प्रस्ताव का नोटिस कितने दिन पहले देना होता है? तो ये 14 दिन पहले। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यवाही कौन देखता है? तो ये लोकसभा के उपाध्यक्ष। स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव कौन लाता है? लोकसभा के सदस्य। क्या स्पीकर अपनी ही हटाने की प्रक्रिया में अध्यक्षता कर सकता है? जब उसको हटाया जाता है तो क्या वो खुद अध्यक्षता करेगा? नहीं। स्पीकर का चुनाव कितने समय के भीतर होना चाहिए? लोकसभा की पहली बैठक में। स्पीकर पद पर चुने जाने वाले व्यक्ति का सदस्य होना अनिवार्य है या नहीं? हाँ, अनिवार्य है। लोकसभा में स्पीकर की पहली महिला कौन थी? पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो ये थी मीरा कुमार।
और लोकसभा के पहले जो अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर। लोकसभा के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो ये थे बलराम जाखड़। स्पीकर का कार्य क्या होता है, लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करना। स्पीकर का निर्णय किस प्रकार माना जाता है, अंतिम और बाध्यकारी होता है। धन विधेयक पर स्पीकर का निर्णय कैसा होता है, तो ये होता है अंतिम। क्या स्पीकर वोट कर सकता है, केवल बराबरी की स्थिति में। उपाध्यक्ष का पद कब रिक्त होता है, इस्तीफा, मृत्यु या हटाए जाने पर। लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव कब होता है, अध्यक्ष के चुनाव के बाद। राज्यसभा में अध्यक्ष कौन होता है, तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति। राज्यसभा अध्यक्ष का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो यह है आर्टिकल 64 में। राज्यसभा उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो ये राज्यसभा सदस्य करते हैं। और राज्यसभा उपाध्यक्ष का उल्लेख जो है, उसके पद का उल्लेख है, वो है आर्टिकल 89 में। और उपाध्यक्ष का चुनाव कितने समय में होना चाहिए, जितने जल्दी हो सके। और राज्यसभा उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव कौन पास करता है, तो राज्यसभा करती है। राज्यसभा उपाध्यक्ष का इस्तीफा किसे दिया जाता है, तो राज्यसभा अध्यक्ष जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये थे एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। राज्यसभा उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा सदस्यता अवधि तक। राज्यसभा उपाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या है, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही चलाना। राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति का वेतन किससे तय होता है, तो ये संसद से। और उपराष्ट्रपति का वेतन किस निधि पर भारित होता है, तो भारतीय की संचित निधि पर। क्या राज्यसभा अध्यक्ष उपराष्ट्रपति सदन में वोट दे सकता है, तो केवल बराबरी की स्थिति में। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है, कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत की। राज्यसभा उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव कितने दिन पहले देना होता है, तो ये भी 14 दिन पहले देना होता है। क्या लोकसभा अध्यक्ष चुनाव आयोग से परामर्श करता है, हाँ, किस मामले में, दल बदल मामलों में। लोकसभा अध्यक्ष दल बदल कानून के अंतर्गत किस अनुच्छेद से जुड़े हैं, तो 10वें शेड्यूल से। संसद में प्रश्नकाल का संचालन कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष। शून्यकाल का संचालन कौन करता है, तो ये अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो आपको पता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। और राज्यसभा उपाध्यक्ष को डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। संसद में शांति और अनुशासन बनाए रखने का अधिकार किसके पास है, तो ये है अध्यक्ष के पास। संसद में किसी सदस्य को निलंबित करने का अधिकार किसके पास है, तो ये है अध्यक्ष के पास। लोकसभा और राज्यसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद किस श्रेणी का होता है, तो ये संवैधानिक पद है। संसदीय समितियों का गठन किस लिए किया जाता है, तो संसद के कार्यभार को विभाजित करने हेतु। संसदीय समितियां किसके अधीन काम करती हैं, तो ये संसद के। संसदीय समितियों की कितनी मुख्य श्रेणियां होती हैं, तो 2 तरह की होती हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी समितियों को क्या कहते हैं, इनको हम विभागीय स्थायी समितियां कहते हैं। अस्थायी समितियों को किस आधार पर गठित किया जाता है, तो विशेष उद्देश्य हेतु इनको गठित किया जाता है। लोक लेखा समिति किसके वित्तीय कार्यों की जांच करती है, तो केंद्र सरकार की। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो ये 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य लोकसभा से होते हैं, तो 15, और राज्यसभा से होते हैं 7। लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है, तो संसद सदस्यों के द्वारा। लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितना होता है, तो 1 वर्ष। और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन बनता है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति। परंपरा से लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किस दल से चुना जाता है, तो ये होता है विपक्ष से। अनुमानों की समिति में कितने सदस्य होते हैं, अनुमानों का मतलब है एस्टिमेट कमेटी, तो इसके कितने सदस्य होते हैं, 30। और एस्टिमेट कमेटी के सभी सदस्य किस सदन से होते हैं, तो लोकसभा से। और एस्टिमेट कमेटी का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। और लोक उपक्रम समिति किसके कार्यों की जांच करती है, तो सार्वजनिक उपक्रम। लोक उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं। और लोक उपक्रम समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, 15। और लोक उपक्रम समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं, 7। ये आपने अभी ऊपर पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त समिति का गठन किस उद्देश्य से होता है, बजट और व्यय की जांच। क्या लोकसभा अध्यक्ष समिति का सदस्य बन सकता है, तो नहीं बन सकता है। संसदीय समितियों का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो किसी भी आर्टिकल में नहीं है, यह प्रचलन है। समितियों की नियुक्ति किसके अधिकार में है, तो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष के। लोक लेखा समिति
किसकी रिपोर्ट की जांच करती है? तो नियंत्रक ऑफ महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर ऑफ अटॉर्नी जनरल। लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था? तो 1921 में। एस्टीमेट कमेटी का गठन कब हुआ था? तो 1950 में। और लोक उपक्रम समिति का गठन कब हुआ था? तो 1964 में। समिति प्रणाली भारत में किसके समान है? तो ये ब्रिटेन के। और विभागीय स्थायी समितियां कितनी होती हैं? तो ये होती हैं 24। प्रत्येक विभागीय स्थायी समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 31 सदस्य होते हैं। विभागीय स्थायी समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो 21। और विभागीय स्थायी समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? 10। और टोटल कितने होते हैं? 31। विभागीय स्थायी समिति के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष तक होता है। व्यवसाय सलाहकार समिति का गठन किस लिए होता है? तो संसद के कार्य तय करने हेतु होता है। व्यवसाय सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ही इसके अध्यक्ष होते हैं। याचिका समिति का गठन किस उद्देश्य से होता है? तो नागरिकों की शिकायतों पर विचार करने के लिए। याचिका समिति लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त व्यक्ति। विशेषाधिकार समिति किस उद्देश्य से कार्य करती है? तो संसद सदस्यों के विशेषाधिकार की रक्षा करने के लिए। नियम समिति का कार्य क्या है? संसद के नियमों को बनाना और संशोधित करना। नियम समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। आश्वासन समिति का कार्य क्या है? मंत्रियों के आश्वासनों पर निगरानी रखना। हाउस कमेटी का उद्देश्य क्या है? सांसदों की आवास संबंधी सुविधा देखना। भाषा समिति का कार्य है संसद की भाषा संबंधी नीति पर कार्य करना। संसद की वित्तीय समितियों में कौन कौन सी समितियां आती हैं? तो ध्यान रखना, लोक लेखा समिति, एस्टीमेट कमेटी और लोक उपक्रम समिति, ये 3 आती हैं। समिति के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? तो 1 वर्ष तक होता है। क्या राज्यसभा में एस्टीमेट कमेटी होती है? तो नहीं होती है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष से बनने की परंपरा कब से शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 1967 से। संसदीय समितियों की रिपोर्ट बाध्यकारी होती है या नहीं होती है? नहीं, केवल अनुशंसात्मक होती है। भारत में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस प्रकार का प्रमुख होता है? औपचारिक और संवैधानिक प्रमुख, जिसको हम नामधारी कार्यपालिका बोलते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है? निर्वाचक मंडल द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 54 में। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? निर्वाचित सांसद और निर्वाचित विधायक। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं या नहीं? तो नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं या नहीं? तो हाँ, ये भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं? तो बिल्कुल लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में वोट का मूल्य किस पर आधारित होता है? तो जनसंख्या पर। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु जनसंख्या किस वर्ष की मानी जाती है? तो 1971 की जनगणना। राष्ट्रपति के चुनाव में किस पद्धति का प्रयोग होता है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल हस्तांतरणीय मत। ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसको बड़े ध्यान से रखना याद। एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव इस पद्धति से होता है। राष्ट्रपति के चुनाव की देखरेख कौन करता है? तो भारत निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 35 ईयर। राष्ट्रपति पद हेतु प्रत्याशी कौन सी योग्यता आवश्यक है? तो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो शपथ कौन दिलाता है? तो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। राष्ट्रपति पुनः चुने जा सकते हैं या नहीं? हाँ, कितनी भी बार इनको चुना जा सकता है। राष्ट्रपति का त्याग पत्र किसे दिया जाता है? तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं इम्पीचमेंट या महाभियोग। राष्ट्रपति के महाभियोग का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 61। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो संविधान का उल्लंघन करने पर। राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रस्ताव कौन सा सदन प्रारंभ कर सकता है? तो दोनों में से कोई भी, लोकसभा या राज्यसभा। राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए बहुमत कितना चाहिए? कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत।
राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एकमात्र राष्ट्रपति जिन्हें 2 बार चुना गया था तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम जो मुस्लिम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? तो ये थे वीवी गिरी। और प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति ही वीवी गिरी को ही कहा जाता है। वीवी गिरी के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति जो बने थे वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये थी प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति, प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये है द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति को वेतन किस निधि से मिलता है? तो ये मिलता है संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति की प्रतिरक्षा किस अनुच्छेद में है? तो यह है आर्टिकल 361 में। राष्ट्रपति को न्यायालय में उत्तरदायी ठहराया जा सकता है या नहीं? तो बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति के पास किस प्रकार की विधायी शक्ति होती है? तो अध्यादेश जारी करने की। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस आर्टिकल से प्राप्त होता है? तो ये होता है आर्टिकल 123 से। राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति किस आर्टिकल में है? तो यह है आर्टिकल 72 में। राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति किन मामलों में लागू होती है? तो मृत्युदंड, सैन्य या संघीय अपराध में। राष्ट्रपति का निवास स्थान क्या कहलाता है? तो उसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति भवन। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और वीडियो के साथ बने रहें। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे इस कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर देंगे। ये पूरे 1000 क्वेश्चन है। आपकी चाहे जो मर्जी परीक्षा हो, लेकिन उसमें ये क्वेश्चन आएंगे। और ये क्वेश्चन जो हैं, ये हमने प्रीवियस जो हमारी परीक्षाएं हुई हैं आज तक डिफरेंट स्टेट्स की या सेंटर्स की, वहाँ से सभी क्वेश्चन का एक संग्रह हमने लिया है, एक कंसोलिडेटेड हमने एक पीडीएफ बनाई है। प्लीज़ एंजॉय कीजिएगा। अगर आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत कम टाइम बचा है, देखो होता गया है कि एट द एंड हम क्या होता है कि हम पूरी बुक नहीं पढ़ सकते, लेकिन एक मोटा मोटा हम रिवीजन तो करके जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। अगर आपके एग्जामिनेशन के लिए 15 दिन है, 20 दिन है, तो ये मान के चलिए कि आप सभी सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम अलग अलग बुक्स की, अलग अलग टॉपिक्स की ऐसे शॉर्ट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी इनको कंप्लीट कर सकें और जो आपकी अभ्यास है, आपका जो अभ्यास है उसको और ज़्यादा बढ़ा सकें। तो ठीक है, इसी के साथ थैंक यू एंड जय हिंद।